Namaskar viewers. Today's topic is My Mother at 66. This is the first poem, class 12th, from Flamingo textbook and written by Kamala Das. तो माई मदर एट 66 कमला दास के लिखा हुआ पहला पोयम है फ्लेमिंगो से, एंड द नेम द टाइटल ऑफ दिस पोयम इटसेल्फ सिग्निफाई 66 है। और यहाँ पर जो 66 है ये अपने आप को एज को रिप्रेजेंट करता है, तो एज इटसेल्फ रिप्रेजेंट एज 66, यानी माई मदर मेरी माँ की उम्र जो है वो कितनी एज पर है अभी 66 है, तो 66 साल जो 66 एज है एज को रिप्रेजेंट करती है। अबाउट द पोएट, कमला दास के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हु वॉज कमला दास? कमला दास वॉज बोर्न इन 1934 मालाबार इन केरला। ठीक है, कमला दास 1934 में मालाबार यानी केरला पैदा हुई थी और 2009 तक वह रही। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट पोएट्स। तो कमला दास ऑक्युपाइड वन ऑफ प्लेस इन फोरमोस्ट पोएट्स। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पोएट थे उनमें कमला दास का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ही वाज हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सटाइलिटी एंड इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। तो कमला दास की जो रचनाएं हैं, कमला दास के जो वर्क्स हैं, जो उसने काम किए हैं, वो उनकी ओरिजिनलिटी के लिए जाने जाते हैं, यानी उनमें एक मौलिकता है, उनमें कोई दिखावापन नहीं है, और वर्सटाइल है, काफी वर्सटाइल, हर विषय पर, हर टॉपिक पर अलग तरीके से लिखती हैं। एंड सबसे बड़ी बात है इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। इंडिजिनस का मतलब होता है बिल्कुल उनकी जो स्वदेशी जो मौलिकता, जो एक मातृभूमि, जो वहाँ की जो खुशबू है, फ्लेवर ऑफ द सॉइल, वहाँ की सॉइल यानी वहाँ की मिट्टी, यानी वहाँ के मातृभूमि की जो भी है संस्कार, कल्चर, विभिन्न प्रकार के ट्रेडिशन, वो सारी अच्छी अच्छी चीजें उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है, उनकी ओरिजिनलिटी रहती है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी। तो माधवी कुट्टी मलयालम और इंग्लिश में भी उन्होंने बहुत सारे नोवेल लिखे हैं, मैनी नोवेल्स, बहुत सारे नोवेल उन्होंने उसमें लिखे हैं, इंग्लिश में लिखे हैं। उसके अलावा बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज भी उन्होंने लिखी हैं। किस नेम से लिखी हैं? माधवी कुट्टी के नाम से उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट, a collection of short stories, Padmavati, The Harlot and the other stories. In addition to 5, देखो सब उन्होंने क्या किया, उनकी जो इंग्लिश की जो कुछ है इंक्लूड द नोवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट, इंग्लिश की कुछ रचनाएं हैं अल्फाबेट ऑफ नोवेल्स 1977 में, और एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज यानी छोटी कहानियों का एक संग्रह है जो पद्मावती और द हार्लट एंड अदर स्टोरीज 1992 में इसके कलेक्शन के हिसाब से इस नाम से उन्होंने लिखे हैं। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, यानी जो उन्होंने पोइट्री में कितनी किताबें लिखी हैं, 5 बुक्स ऑफ पोइट्री में लिखी उन्होंने। इसके अलावा उनकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अन्य प्रकार के रचनाएं हैं, छोटी छोटी कहानियाँ हैं। सी इज ए सेंसिटिव राइटर। तो यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू क्लियर इट, एक्चुअली शी वॉज ए सेंसिटिव राइटर। वो बहुत ही संवेदनशील राइटर हैं, हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटलिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम्स। तो इतनी ज्यादा सेंसिटिव हैं, हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स जो होती हैं, जो जटिल, जो सटलिटीज हैं, जो बारीकियां हैं, उन चीजों को, वह छोटी छोटी चीजों को, बड़ी जटिल चीजों को जो है उन बारीकियों को वो आराम से पकड़ लेती हैं, समझ लेती हैं, क्योंकि मनुष्य के जो रिश्ते, ह्यूमन रिलेशनशिप में बहुत सारी इस तरह की चीजें जो आती हैं उनको वो आसानी से समझ लेती हैं। और इन लिरिकल इडियम्स, और जिसको उन्होंने अपने लिरिक इडियम में उन्होंने स्थान दिया है, यानी एक गे, यानी अपने पोयम में कई चीजों में उन्होंने स्थान दिया है, उन जटिलताओं को आसान बनाकर उन बारीकियों को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से उन्होंने अध्ययन किया है।
लिखा है उनके बारे में। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर माई मदर एट 66, it was also a title of this poem, itself signified as an example। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर उनकी जो पोयम है माई मदर एट 66 को पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कितनी बारीकी के साथ, कितनी गहराई के साथ, कितनी एक कॉम्प्लेक्स जो उनके जो चीज़ें हैं, जो सटलिटीज हैं, उनको उन्होंने बड़े सेंसिटिव तरीके से किस प्रकार से एक माँ और बेटी का जो बॉन्डिंग होती है, अपनी माँ के बारे में विभिन्न प्रकार के इस 66 एज में क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको उन्होंने किस तरह से यहाँ पर वर्णन किया है। इसी चीज को हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस आसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन that she was as old as she looked। तो इनमें एक चीज देखते हैं हम, ये इनकी जो पोयम है इनमें कॉमा के द्वारा सेंटेंस अलग किए गए हैं और पूरी पोयम एक फुल स्टॉप भी नहीं है, पूरी कहानी, पूरी पोयम इसी तरह चलती रहती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, यानी मैं अपने पेरेंट्स के घर से, यानी ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, यानी पिछले फ्राइडे मॉर्निंग को ड्राइव कर रही थी। यानी मैं अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ ड्राइव करते हुए जा रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, अपने बगल पर बैठी हुई अपनी माँ की तरफ मैंने देखा। डोज ऊँग रही है, ओपन माउथ खुला हुआ मुंह है उनका, हर फेस आसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। तो उनका जो चेहरा है आसन लाइक मीन्स बिल्कुल नीरस राख की तरह है। दैट ऑफ ए कॉप्स मीन्स होती है डेड बॉडी। तो उनका जो बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह जो चेहरा होता है, यानी जिसमें कोई लालिमा, कोई कुछ नहीं, कोई नीरस, बिल्कुल सब खत्म, तो इस तरह का, उसी की तरह का जो है उनका चेहरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हर फेस आसन लाइक, अपने माँ के चेहरे की तुलना उन्होंने एक कॉप्स यानी डेड बॉडी से कर रखी है। और यहाँ पर हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वह सिमिली होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन है और लाइक वर्ड आया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने अपनी माँ के पेन को रियलाइज किया, यानी उसको समझा, उसे मैंने महसूस किया। पेन क्या है इस एज में, यानी 66 जो एज, जो बुढ़ापा है, उस एज में क्या तकलीफें होती हैं, क्या होता है, कई परेशानियां होती हैं, उसको मैंने रियलाइज किया। एंड दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। तो हियर ऑल्सो द पोएट क्लेरिफाइड शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड अकॉर्डिंग हर एज, यानी वह अपनी उम्र के हिसाब से, जितनी उनकी उम्र है, जितनी ओल्ड वो दिखाई देती हैं, उतनी ही ओल्ड वो हैं। यानी जितनी, जैसा उनका शरीर है, जिस प्रकार से उनकी एज के हिसाब से जैसी ओल्ड बूढ़ी वो दिखाई दे रही हैं, उसी हिसाब से वो बूढ़ी हैं। तो ये क्लियर हो गया। तो इसमें मैं फिर क्लियर कर दूं आपको कि मैं पेरेंट्स के घर से, अपने माँ के घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी गाड़ी में। मैंने अपनी माँ को बगल पर बैठे हुए ध्यान से देखा, उनका मुंह खुला हुआ था और उनका चेहरा ऊँग रही थी। उनका चेहरा बिल्कुल एक कॉप से डेड बॉडी के चेहरे के समान नीरस था और मुझे अपनी माँ के बुढ़ापे की पीड़ा का एहसास हुआ। और वास्तव में मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी थी जितनी बूढ़ी वो दिखाई दे रही थी। क्लियर। नेक्स्ट, बट सून पुट दैट थॉट अवे
and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But soon put that thought away. लेकिन जल्दी ही मैंने immediately I divert myself, यानी जल्दी ही थॉट अवे, मैं उस थॉट से अपने आप को डाइवर्ट किया, मैंने दूसरी की तरफ ध्यान दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और मैंने ये खिड़की यानी गाड़ी के खिड़की यानी कार के शीशे खिड़की से बाहर देखा, क्योंकि मैंने अपना ध्यान डाइवर्ट कर दिया था, डाइवर्ट किया माँ से। तो मैंने जब बाहर की तरफ देखा एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और जो यंग जो छोटे पेड़ थे वो ट्रीज स्प्रिंटिंग, ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ भाग रहे हैं। असल में वो पेड़ स्प्रिंटिंग मीन्स का मतलब होता है भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो पेड़ दौड़ या भाग नहीं रहे थे, बल्कि क्या हो रहा था कि गाड़ी आगे जा रही थी और पेड़ पीछे को भागते हुए नजर आ रहे थे। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और मेरी चिल्ड्रन, मेरी यानी खुश आनंदित बच्चे, चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वे सभी अपने घरों से बाहर की तरफ खेलने के लिए आ रहे थे। तो यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि स्प्रिंटिंग एंड स्पिलिंग, चिल्ड्रन जो है स्पिलिंग कर रहे हैं, यानी बच्चे दौड़ यानी पेड़ भागते हुए नजर आ रहे हैं, बच्चों का बाहर खेलना। तो ये सभी सारी चीजें, दीज ऑल थिंग्स जस्ट कॉन्ट्रास्ट ऑफ हर मदर्स एज, उसकी माँ के एज के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हैं, बिल्कुल अलग हैं, हटके हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि एक बुढ़ापे में, एक ओल्ड एज में उसकी माँ गाड़ी के अंदर बिल्कुल ऊँघी हुई, बिल्कुल अर्ध बेहोशी की हालत में है, और जबकि भागते हुए पेड़ और खेलते हुए बच्चे एक जीवन के शुरुआत को यानी स्टार्टिंग ऑफ लाइफ यानी जीवन को दिखा रहे हैं, कई चीजें दिखा रहे हैं। और एक उसकी माँ जो फ्रेजिल है, बिल्कुल फ्रेजिल, बिल्कुल एकदम से वीक, कमजोर, बिल्कुल थकी हारी, इस तरह उसकी कंडीशन में है। वहीं पर इन पेड़ों में और खेलते हुए बच्चों में जोश है, जिनकी उम्र की शुरुआत हो रही है, और उसकी माँ की शुरुआत यानी शुरुआत न होकर बल्कि क्या हो रही है, ढलान हो रहा है। यानी कहने का मतलब दोनों में कॉन्ट्रास्ट है, यानी ओल्ड एज और चाइल्डहुड दोनों चीजों का यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। माँ की एनर्जी खत्म होगी, दौड़ते हुए बच्चे, खेलते हुए बच्चे और भागते हुए पेड़, इस चीज का वो बता रहे हैं कि उनमें एनर्जी है, जबकि उसकी माँ में एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, किसी तरह की एक्टिवनेस नहीं है। क्लियर? But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. तो यहाँ पर हमें अब फर्स्ट वाले स्टेंजा में हमने देखा वो अपनी माँ के साथ है, और दूसरे वाले स्टेंजा में देखा उसने अपनी माँ के ईच जो है बाहर के चीज़ों से यानी अपने ओल्ड एज के यंग एज से दोनों में कंपैरिजन किया। एनर्जी, लाइफ, जो सारी चीजें हैं उनमें कंपैरिजन किया। और थर्ड वाले जो स्टेंजा में है वहां पर यह विदाई ले रही है, अपनी माँ से अलग हो रही है। तो आप बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तो एयरपोर्ट पर मैं पहुंचने के बाद सिक्योरिटी चेक के लिए वो चली गई आगे। और स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, यानी अपनी माँ से दूर होकर जब वो चेक के लिए गई, उसकी माँ दूर से उसे विदा करने के लिए आई थी, तो अपनी माँ की तरफ देखती हैं, दोबारा देखती हैं। वैन पेल एज ए लेट विंटर स्नो, वैन में यहाँ से पेल यानी पीलापन जो है, पेल बिल्कुल पीलापन है। और कैसा है, लेट विंटर स्नो, माँ का चेहरा बिल्कुल पीलापन है, जैसे लेट विंटर, विंटर के समय में जो चांद निकलता है, यानी विंटर के समय में
जैसे लेट विंटर के समय में जो चांद जो होता है, चांद दिखाई देता है बिल्कुल पीला टाइप का, उसी तरह से अपनी माँ के चेहरे को भी वो देख रहे हैं। यानी यहाँ पर उन्होंने अपनी माँ के चेहरे की तुलना फिर लेट विंटर मून से करके, यानी एज ए की तरह है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमली। कौन सा अलंकार होगा, सिमली यहाँ पर यूज होगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और मैं अपने माँ के उस ओल्ड फैमिलियर एक, जो जिससे मैं भली बात ही उस दर्द से परिचित हूँ, और ये सारी जो परेशानियां हैं, मैं माई चाइल्डहुड से फियर, और बचपन से मेरा ये डर भी था अपनी माँ के बारे में। अब वो डर क्या था कि कहीं मैं अपनी माँ को खो न दूं। तो व्हाट वाज द फियर, दैट वाज टू लूज हर मदर, यानी अपनी माँ को खोने का जो डर था, उसका बचपन का डर। अब इसमें क्वेश्चन बनेगा, माई चाइल्डहुड फियर, माई व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर, दैट वाज लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का जो डर था उसके बारे में बात कर रही है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन अपनी माँ से जो है मैंने कहा, यानी विदा होते समय कहा, माँ तुझे जल्दी, सी यू सून अम्मा, यानी जल्दी ही मैं तुमसे मिलूंगी अम्मा, यानी वहां माँ से कह रही हैं। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और ये सारी चीजें मैंने अपनी माँ से जो कही या जो बातें कही जो मिली, वो मैंने सभी मुस्कुराते हुए कही। तो क्लियर हो गया, यानी वह अपनी माँ से विदा मुस्कुराते हुई, यद्यपि उसके अंदर डर था, उसके अंदर दर्द था, अपनी माँ के प्रति एक सहानुभूति थी, अपनी माँ के प्रति एक प्रेम था और बहुत ज्यादा दुख था, लेकिन उसको वह शो नहीं करना चाहती थी, क्योंकि शो करने से उसकी माँ की स्थिति, उसकी माँ को बहुत बुरा लगता और माँ दुखी हो जाती। इसीलिए वह मुस्कुराते हुए वहां से विदा होती है अपनी माँ से। तो इसमें हमने ये चीजें देखी, जैसे हम इसमें जैसे स्प्रिंटिंग आए हैं, कई चीजें हैं, उसके बारे में जिक्र करूंगा। ये इमेजरी क्रिएट करते हैं, तो इसको हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से अब नेक्स्ट चलते हैं पोएटिक डिवाइसेज। इसमें जो पोएटिक डिवाइसेज यूज किए गए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जिक्र करते हैं। ठीक है, कौन से पोएटिक डिवाइसेज हैं, ध्यान से देखें। इस तरह पोएटिक डिवाइसेज हैं, इस तरह जो है थोड़ा सा उनको समझा दिया गया है। सिमली कौन सा आया है, देखो, हर फेस आसन लाइक दैट ए कॉप्स है। मैंने पहले बता दिया, अपने माँ के चेहरे की तुलना उनको जो नीरस माँ का चेहरा उससे कॉप्स से कर रखा है, कॉप्स कर रखा है, यानी कॉप्स यानी एक डेड बॉडी से कर रखा है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली। और दूसरा जो है पेल एज ए लेट विंटर मून, तो यहाँ पर भी जो है सिमली होगा। ठीक हो गया, यानी लेट यानी सर्दियों के समय में देर से चांद दिखाई देता है जो रात में, तो बिल्कुल पीलापन लिए होता है, तो यहाँ पर भी सिमली का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं इमेजरी। इमेजरी असल में क्या होता है, इमेजरी एक विजुअल डिस्क्रिप्शन होता है। विजुअल डिस्क्रिप्शन का मतलब आप किसी को जब पढ़ते हैं, उसके बारे में जब वर्णन करते हैं, ऐसा लगता है कि सामने कोई चित्र सा दिखाई दे रहा, उसकी इमेज बन जाती है हमारे दिमाग में। जैसे उन्होंने कर रखा है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी जो यंग ट्रीज हैं उसको हम भागते हुए देख रहे हैं। जैसे गाड़ी पे आगे जा रही थी तो पेड़ पीछे को भागते हुए जाते, पेड़ गाड़ी जब आगे चलते हुए दिखाई देते तो पेड़ पीछे भाग। तो यहाँ पर एक इमेज क्रिएट हो रही है हमारे दिमाग में, तो उसी को कहते हैं विजुअल डिस्क्रिप्शन, यानी इमेजरी कहते हैं। और मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, मेरी यानी खुश आनंदित बच्चे अपने घरों से बाहर खेलने के लिए उधर दौड़ रहे हैं, इसकी भी इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाती है। तो ये एक इमेज क्रिएट करते हैं, इसलिए यहाँ कौन सा है पोएटिक डिवाइस यूज कर रखा है, इमेजरी। क्लियर हो गया। अब अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है, जैसे किसी में कोई अल्फाबेट जो होता है, ठीक है, कोई साउंड जो होता है वो बार बार अगर रिपीट हो तो उसमें क्या होता है, अलिट्रेशन कहते हैं इसको। ठीक है, अनुप्रास अलंकार जो भी है अलिट्रेशन कहते हैं। जैसे स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इसमें आप एस देखेंगे, इसमें भी एस दिख रहे हैं, इसमें भी एस दिख रहे हैं, इसलिए एल एस जो है बार बार रिपीट हो रहा है। इसलिए कौन सा पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज कर रखा है, रिपीटेशन,
यानी ऑफ एस साउंड हो रहा है, तो इसीलिए अलिट्रेशन यहाँ पर यूज हो जाए। क्लियर हो गया। और अगला है इंजाममेंट। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था। इंजाममेंट जो होता है, इसमें लाइंस जो हैं बिल्कुल पूरे पोयम में बिना कोई पंक्चुएशन के, बिना फुल स्टॉप के आगे बढ़ती रहती है, कोई स्टेंजा में डिवाइड नहीं करता, एक ही विचार आगे तक चलता रहता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंजाममेंट। इसमें सिर्फ उसने कॉमा के द्वारा इस तरह से जो है इसके द्वारा अलग कर रखा है, लेकिन इसमें पूरा एक ही थॉट है और कहीं फुल स्टॉप आपको नजर नहीं आएगा, एक ही थॉट है उसका, तो उसी को इंजाममेंट कहते हैं। और यहाँ पर एक जैसे ट्री स्प्रिंटिंग है, इसमें मेटाफर भी आएगा, ट्री स्प्रिंटिंग। और इसमें जो है पेड़ों को भागते हुए से तुलना कर रखी है, कंपेरिजन कर रखा है। तो इसमें जो है अगर हमारी तुलना देखें तो हमारी लाइफ जो है, स्पीड ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी भी बिल्कुल स्पीड की तरह, बहुत तेज रफ्तार की तरह भाग रही है, उससे अगर कंपैरिजन कर रखा है। तो पेड़ों का जो भागना है हमारी लाइफ के दौड़ने से, इस प्रतीक से, इस चीज से हमारी जिंदगी दौड़ रही है, पेड़ों का भागना हमारी जिंदगी की दौड़ से जो है कंपैरिजन कर रखा है, इसीलिए हम मेटाफर यानी रूपक अलंकार होगा। क्लियर हो गया। तो ट्री अपीयर्स टू रन, तो हमें दिखाई देता है रन भागते हुए। लेकिन मेटाफर और सिमिली में एक फर्क है, इसमें एज या लाइक नहीं यूज किए जाते हैं। ठीक हो गया। इसमें एज यानी कंपेयर, जो कंपेरिजन वाले वर्ड होते हैं वो यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक हो गया। और इसमें किए जाते हैं। ठीक हो गया। अब सिंबोलिज्म वही प्रतीक है, जैसे लेट विंटर्स मून, तो लेट विंटर्स मून यहाँ पर एक सिंबल की तरह यानी प्रतीक के तौर पर यूज किया गया है, किसमें, एजिंग के लिए, एज के लिए, उम्र के लिए किया गया है। जैसे लेट विंटर्स मून दिखाई दे बिल्कुल नीरस पीलापन लिए हुए चांद होता है, ठीक उसी प्रकार से वो एज के, बुढ़ापे के लिए प्रतीक के तौर पर यूज किया गया है। जैसे वीकनेस है, एंड अप्रोचिंग डेथ, वीकनेस, अप्रोचिंग डेथ, ये सारी चीजें उसके लिए यूज कर रखी हैं कि मृत्यु के बिल्कुल नजदीक है, अंतिम समय है, तो ये इसका सिंबल है। और रिपीटेशन, रिपीटेशन वाला हम देखते हैं स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो इसमें हम देखते हैं कि स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वह मुस्कुराते हुए जाती है, इस चीज को बार बार इसलिए कहा गया क्योंकि असल में इसमें हम देखते हैं पोएट जो है अपने दुख को, अपने परेशानियों को छिपाने की कोशिश करती है, तो इसीलिए यहाँ पर बार बार वो करती है, स्माइल स्माइल करती है। असल में कोई चीज कोई बार बार करता है कई चीजें, तो असल में वो अपनी कुछ चीजों को छुपाने के लिए करता है, तो यहाँ पर रिपीटेशन का यूज किया गया है। रिपीट हो रहे हैं स्माइल स्माइल, असल में इसका अर्थ वो है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है बिल्कुल अलग, यानी दो चीजें जब आप आपस में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, विरोधी होती हैं, तो वहां पर जैसे मेरी चिल्ड्रन एंड एजिंग मदर, यहाँ पर जो है मेरी चिल्ड्रन, मेरी मीन्स जो होता है बहुत आनंदित खुश टाइप के जो बच्चे हैं वो दौड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो खुश हैं, आनंदित है, उनका बचपन है, उन्हें दुख से कोई मतलब नहीं है। और वहीं पर उसकी तुलना किसकी, उसकी माँ गाड़ी के अंदर बैठी है, वो एजिंग मदर है, वो किससे है, लाइफ और डेथ, यानी कहने का मतलब वो परेशान है, दुखी है और बिल्कुल मृत्यु के नजदीक है। तो ये दोनों की कंपेयर कर रखा है, एक तरफ जिंदगी शुरू हो रही है, एक तरफ जिंदगी ढलान पर है, एक तरफ बहुत आनंदित और खुशनुमा माहौल है, तो दूसरी तरफ उसकी माँ दुखी और परेशान है, तो इसीलिए दोनों चीजें कॉन्ट्रास्ट कर रखा है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा होगा, कॉन्ट्रास्ट वाला पोएटिक डिवाइस हमने यूज किया है। क्लियर। अब आते हैं हम सेंट्रल आइडिया पर। सेंट्रल आइडिया होता क्या है, सेंट्रल आइडिया किसी भी पोयम का बिल्कुल जो मुख्य बातें उस पर कही गई हैं, जो मुख्य संदेश आपको देने की कोशिश की गई हैं, उसी का एक्सट्रैक्ट होता है। तो जरूर पढ़ के समझ लेते हैं पहले। द पोयम एक्सप्रेसेस द पोएट्स इमोशनल पेन एंड फियर ऑफ लूजिंग हर एजिंग मदर। जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो खास हैं, उसको हमने जरा बोल्ड में कर रखा है मैंने। तो इसमें देखो, द पोयम एक्सप्रेस द पोएट्स इमोशनल पेन एंड फियर ऑफ लूजिंग हर एजिंग मदर। तो पोएट जो है यहाँ पर पोयम में जो है, इस पोएट ने इस पोयम में अपने माँ के इमोशनल पेन को, एक भावनात्मक जो दर्द है
अपनी माँ का जो भावनात्मक उस दर्द को उसने एहसास किया है और उसको समझा है, उसको वो एक्सप्रेस कर रही हैं, बता रही हैं। और दूसरा ये भी डर है उन्हें कहीं मैं अपनी माँ को इस न खो दूं, और इस चीज को भी, और लूजिंग हर एजिंग मदर, तो इससे भी वो डर रही हैं, इसलिए अपनी माँ के सामने कभी रोती नहीं है। As she observes her mother asleep beside her, she realized the harsh truth of human mortality. तो ऐसी जब वो अपनी माँ के बिल्कुल बगल पर बैठी हुई होती हैं, वहां पर वह इस जिंदगी का जो मोर्टलिटी है, यानी जो नश्वरता है, जिंदगी नष्ट हो जाती है, कोई भी अमर नहीं है, इमॉर्टल नहीं है बल्कि मॉर्टल है। तो यहाँ पर इस मोर्टलिटी को, मानवीय एक बिल्कुल जो नष्ट हो जाती है, सीधे खत्म हो जाती हैं, उसकी रियलिटी को वह एहसास करती है कि मनुष्य एक दिन पैदा हुआ तो उसे नष्ट होना है और नष्ट होने का समय आ रहा है। तो इसको वह रियलाइज करती हैं। ये हार्श ट्रूथ है, बहुत ही सख्त कठिन सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। इस चीज को वो रियलाइज करती है पोएट यहाँ पर। द पोएम कैप्चर्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज। अब यहाँ पर जो हमारा पोयम जो है, पोयम में ये दिखाया गया है कि यूथ और ओल्ड एज, यानी जवान की उम्र, बचपन का, और ओल्ड एज, तो दोनों में क्या अलग अलगपन है, दोनों में क्या भिन्नता है, इस चीज को दिखाती है। अ बॉन्ड बिटवीन ए मदर एंड डॉटर, तो मदर और डॉटर के बीच में बॉन्डिंग जो होती है, एक प्रेम का जो संबंध है, एक रिश्ता जो होता है, उसको भी दिखा रही है। और जवान और यूथ और ओल्ड एज में डिफरेंस दिखा रही है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट दिखा रही है। एंड द अनस्पोकन पेन ऑफ सेपरेशन, और यहाँ पर जो है कुछ ऐसे दर्द परेशानियां होती हैं जो अपनी माँ से वो अलग हो जाती है, अलग होने का उसे जो डर है, कहीं माँ हमें छोड़ के न चले जाए। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, उस पेन को अनस्पोकन है, यानी जिसको वो कह नहीं पाती, अपने अंदर ही घुटती रहती है, अंदर अंदर ही हाइड करती है, छुपाती है। तो इस बारे में ये पोएम बताती। तो क्लियर हो गया, इसमें आपका जो है अपनी माँ को खोने का डर, और एक मनुष्य बिल्कुल नश्वर है, अमर नहीं है। दूसरा जो है जवानी और जवानी और ओल्ड एज में बहुत फर्क होता है, और माँ और बेटी के बीच में जो प्रेम का जो संबंध है, जो बॉन्डिंग है, उसको दिखाता है। दूसरी अपनी माँ से अलग होने का जो अंदर ही अंदर उसके अंदर जो पेन है, जो दर्द है, जिसको वो कहती नहीं है, ये सारी चीजें इस पोएम में हाईलाइट हो गई हैं, हाईलाइट कर रखी हैं। तो आशा है आप लोगों को इससे फायदा होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक्स।